कभी सोचा है वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो कंपास की सुई को हमेशा उत्तर की ओर घुमाती है या फिर एक इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है? जानते हैं, इसका जवाब बिजली और चुंबकत्व के बीच के एक बहुत ही गहरे छिपे हुए रिश्ते में है। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 200 साल पहले 1820 में, एक क्लासरूम से, जहां एक ऐसी खोज हुई जो विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और मजे की बात यह है कि ये खोज पूरी तरह से एक एक्सीडेंट थी। जी हाँ, एक मामूली से दिखने वाले पल ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया और ये साबित कर दिया कि प्रकृति की ये दो मूलभूत शक्तियां यानी बिजली और चुंबकत्व असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम एक एक्सीडेंटल खोज से शुरुआत करेंगे, फिर अदृश्य चुंबकीय क्षेत्रों की दुनिया में गोता लगाएंगे, बिजली के चुंबकीय राज खोलेंगे, ये देखेंगे कि इस शक्ति को कैसे काबू में किया जा सकता है, और आखिर में हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के पहले हीरो से, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये एक डेनिश फिजिसिस्ट थे जो अपने एक आम से लेक्चर के दौरान कुछ बहुत ही खास देखने वाले थे। जरा सोचिए, साल है 1820। उस वक्त तक वैज्ञानिक बिजली और चुंबकत्व को दो बिल्कुल अलग-अलग ताकतें मानते थे जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अर्स्टेड के उस लेक्चर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही उन्होंने एक तार से बिजली का करंट पास किया, पास में रखा एक कंपास हिल गया। अचानक विज्ञान की दो अलग-अलग दुनियाएं टकरा गईं। ये एक्सपेरिमेंट इतना सरल था कि यकीन करना मुश्किल है। बस एक साधारण तांबे का तार, एक बैटरी और एक कंपास। लेकिन जैसे ही करंट का स्विच ऑन हुआ, वो कंपास की सुई जो हमेशा उत्तर की तरफ इशारा करती थी, अचानक अपनी जगह से हिल गई। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। बहती हुई बिजली एक चुंबकीय क्षेत्र बना रही थी। एक अनदेखी ताकत अपना काम कर रही थी। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य शक्ति असल में है क्या? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्रों यानी मैग्नेटिक फील्ड्स की दिलचस्प दुनिया में उतरना होगा। एक चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे समझिए जैसे किसी चुंबक के चारों ओर उसका एक असर वाला इलाका होता है। आप इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन इसके असर को महसूस जरूर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आग से निकलने वाली गर्मी को। ये अदृश्य को देखने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। जब लोहे के बुरादे को एक चुंबक के चारों ओर छिड़का जाता है, तो वो मानो जादू की तरह इन घुमावदार लाइंस में खुद को सजा लेते हैं। ये लाइंस कुछ और नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र का एक नक्शा है जो हमें इसका आकार और इसकी दिशा दिखाती है। और इन लाइंस के कुछ पक्के नियम हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं और एक बंद लूप बनाती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, जैसे हाईवे पर गाड़ियों की लेन्स होती हैं, बिल्कुल वैसी। और सबसे जरूरी बात, जहां ये लाइंस पास पास और घनी होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है। तो चलिए ऑर्स्टेड की खोज पर वापस चलते हैं। बिजली से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखता है? क्या वो भी एक बार मैग्नेट जैसा ही होता है? और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक बार मैग्नेट के पैटर्न से बिल्कुल अलग एक सीधे करंट वाले तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल छल्लों यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का एक सेट बनाता है। ये एकदम अलग है, और यही वो गोलाकार ताकत थी जिसने ओर्स्टेड के कंपास को हिला दिया था। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अगर आप करंट की दिशा बदल दें तो चुंबकीय क्षेत्र के ये छल्ले भी अपनी घूमने की दिशा बदल लेते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे से पक्के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि क्या कोई आसान तरीका है ये पता लगाने का कि फील्ड किस दिशा में घूम रहा है? हाँ, बिल्कुल है। और इसके लिए एक बड़ी ही मजेदार ट्रिक है जिसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। चलिए मेरे साथ करके देखिए। अपने दाहिने हाथ से एक थम्स अप बनाइए। अब मान लीजिए कि आपका अंगूठा करंट की दिशा में है, तो आपकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ रही हैं, बस वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना आसान? ये एक छोटा सा नियम है पर बहुत ही पावरफुल है। तो एक सीधे तार से हमें एक गोल फील्ड मिलता है। लेकिन क्या हो अगर हम तार का आकार ही बदल दें? क्या हम इस चुंबकीय ताकत को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या इसे अपनी मर्जी से मजबूत और एक जगह पर फोकस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
देखिए, जैसे ही हम उस सीधे तार को एक साधारण गोल लूप में मोड़ देते हैं, तो क्या होता है? अचानक सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लूप के सेंटर में एक साथ जमा हो जाती हैं। इससे वो जगह कहीं ज्यादा फोकस्ड और शक्तिशाली बन जाती है। और जानते हैं, हम इसे और भी पावरफुल बना सकते हैं। अगर हम एक लूप की जगह कई फेरों वाली कुंडली बनाएं, मान लीजिए n फेरे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। हर एक फेरा अपनी ताकत जोड़ता जाता है, जिससे एक कलेक्टिव असर बनता है। और जब हम इसी आइडिया को और आगे ले जाते हैं तो हमें मिलता है एक सोलेनॉइड। इसे एक स्लिंग की या फिर कसकर लपेटे हुए स्प्रिंग की तरह सोचिए, लेकिन जो तांबे के तार से बना हो। ये बस बहुत सारे लूप्स को एक साथ पैक करने का एक तरीका है। और यहीं पर असली जादू होता है। एक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से मजबूत और लगभग पूरी तरह से एक जैसा यानी यूनिफॉर्म हो जाता है। और अगर आप इसके फील्ड के पैटर्न को देखें तो ये एक साधारण बार मैग्नेट के बिल्कुल समान है। हमने असल में सिर्फ बिजली और तार का इस्तेमाल करके एक चुंबक बना लिया है। और ये हमें लाता है हमारे आखिरी पड़ाव पर, और इन सभी सिद्धांतों के सबसे जरूरी प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? हम बस सोलेनॉइड को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। हम सोलेनॉइड के अंदर नरम लोहे जैसा एक चुंबकीय पदार्थ डाल देते हैं। ये लोहा चुंबकीय क्षेत्र को सैकड़ों या हजारों गुना बढ़ा देता है, और इससे बनता है एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लेकिन टेम्परेरी चुंबक। और यहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की असली ताकत सामने आती है। एक परमानेंट मैग्नेट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमेशा ऑन रहता है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम एक स्विच से चालू या बंद कर सकते हैं। हम करंट की दिशा बदलकर इसकी पोलैरिटी यानी नॉर्थ और साउथ पोल को पलट सकते हैं, और करंट को कम ज्यादा करके इसकी ताकत को भी बदल सकते हैं। ये वो चुंबकत्व है जिसे हम पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने एक सीधे तार के चारों ओर बने साधारण छल्लों से शुरुआत की। फिर हमने उस तार को एक लूप का आकार देकर उस फील्ड को एक जगह पर फोकस किया। और आखिर में हमने सोलेनॉइड में कई लूप्स को मिलाकर और एक लोहे की कोर डालकर एक शक्तिशाली, कंट्रोल किया जा सकने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया। एक ऐसा डिवाइस जो हमारी आज की आधुनिक दुनिया को चलाता है। तो हम ऑयस्टेड की उस एक्सीडेंटल खोज से शुरू करके यहाँ तक आ गए हैं, और अब हम ये समझते हैं कि कैसे बहती हुई बिजली एक चुंबकीय क्षेत्र बना सकती है। लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। अगर बिजली चुंबकत्व बना सकती है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या एक घूमता हुआ चुंबक बिजली बना सकता है? खैर, ये कहानी फिर कभी।